Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and welcoming you all to another exam analysis video. So guys, जैसे कि हमारी एग्जाम एनालिसिस सीरीज चलती आ रही है जिसमें हमने अभी तक के आपके एसएससी एमटीएस 2024 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसके एनालिसिस चैनल पे आपको प्रोवाइड करा चुके हैं. दे आर लाइव ऑन द चैनल, यू कैन गो एंड वॉच दैट आउट. अब बात करते हैं आज की, यानी कि 21 अक्टूबर का आपका जो 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है गाइस, वो एसएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जा चुका है. उसका एग्जाम हो चुका है. कुछ कैंडिडेट्स के हिसाब से भाई जो डिफिकल्टी लेवल रहा है जीके जीएस का आज वो अच्छा खासा था. दे वर सेइंग इट वाजंट इजी एट ऑल. कुछ कह रहे थे कि भाई ठीक है, मॉडरेट काइंड ऑफ पेपर था, अगर प्रिपरेशन ठीक ठाक थी तो निकल जाएगा, एल्स यस अटकाने वाले क्वेश्चंस आए थे. तो गाइज दिस इज द रीजन वाई हम एग्जाम एनालिसिस के वीडियोस लेकर आते हैं, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सो दैट यू कैन प्लान एंड प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग शिफ्ट्स अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो जिन जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम आगे आने वाली शिफ्टों में लगे हुए हैं गाइस, नवंबर के जैसे फर्स्ट वीक तक, जैसे कि हम सब जानते हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे. तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनके एग्जाम्स अभी तक नहीं हुए हैं, आगे होने वाले हैं, तो प्लीज अपने प्रिपरेशन लेवल को बूस्ट अप कर लो. किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, सजेशन है, रिकमेंडेशन है, वो लेकर आओ, लेकिन अच्छे से प्रिपेयर कर लो सो दैट यू कैन क्रैक दिस एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन. ठीक है गाइस, सो कमिंग बैक टू द वीडियो. आज के इस वीडियो में जितने भी जीके जीएस और इंग्लिश के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर में, वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट टू अलोंग विद द एडिशनल फैक्ट्स. ठीक है, जैसे कि मैं आपको अब मेरी हर एक वीडियो में बताती हूँ, इट्स नॉट ओनली इम्पोर्टेंट टू नो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, लेकिन उससे रिलेटेड जो बैकग्राउंड होता है, उससे रिलेटेड जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होते हैं, उससे रिलेटेड एडिशनल फैक्ट्स होते हैं, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, सो दैट अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाए, देन यू विल बी इन अ सिचुएशन टू आंसर दैट. दिस इज द ओनली एंड द ओनली मोटो ऑफ अस टू शेयर द फैक्ट्स along with you guys. तो चलिए गाइस, जल्दी से वीडियो को देख लेते हैं. अगर चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो, जिससे कि यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम अस. ठीक है, सो या लेट्स बिगिन एंड लुक फॉर द क्वेश्चंस. सो गाइस, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज के पेपर में पूछा गया था, वो आपसे पूछा गया था कि जो नर्सरीज होती हैं ऑफ द सीज, नर्सरीज ऑफ द सीज आर रेफर्ड टू एज व्हाट. ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन. तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा एस्ट्यूटरीज. तो एस्टुअरीज जो होता है, दिस इज अ पर्टिकुलर टर्म गिवन टू द नर्सरीज ऑफ द सीज. ठीक है, जो भी आई एम सॉरी, सो जो भी डॉक्टर्स वगैरह होते हैं सी से रिलेटेड, जो कि चीजों को मरीन चीजों को देखते हैं, हैंडल करते हैं, दे हैव मेंशन दिस कि अकॉर्डिंग टू देम एस्टुअरीज जो होती हैं, दे आर ऑफन रेफर्ड टू एज द नर्सरीज ऑफ द सी. अब रीजन क्या है इस चीज को नर्सरी बोलने का? This is because these unique ecosystem play a crucial role in the reproduction and development of numerous animal species, which is true. So the reason behind calling them the nurseries of the sea or estuaries is the फैक्ट कि ये जो एक इकोसिस्टम जो है, ये एक बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन में और न्यूमरस एनिमल स्पीशीज के डेवलपमेंट में भी. ठीक है, सो इसका आंसर हो गया एस्टुअरीज. नेक्स्ट आपसे पूछा गया था ऑटोट्रॉफ्स का क्वेश्चन. तो गाइस, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो बेसिकली कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका काम होता है जो भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं उसको ऑर्गेनिक एलिमेंट्स में कन्वर्ट करना. ठीक है, और ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं, दे आर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड. वो अपना खाना, अपना फूड जो होता है वो अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं. हाउ? बाय यूजिंग द मटेरियल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज. ठीक है, और इन सोर्सेज से जो एलिमेंट्स मिलता है उनको, उसको वो ऑर्गेनिक एलिमेंट में आराम से कन्वर्ट कर लेते हैं. अब बात करें वर्ड ऑटोट्रॉफ की, तो गाइस जो वर्ड ऑटोट्रॉफ है, दिस कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड्स ऑटो. ऑटो का मतलब हो गया यहाँ पे सेल्फ. ठीक है, ऑटो बोलते हैं ना ऑटो, तो ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ. और ट्रॉफ की बात करें तो ट्रॉफ इज फूड विच मीन्स सेल्फ फूड. अपना खाना खुद बनाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं. ठीक है गाइस, आई होप आई हैव मेड दिस क्लियर टू यू इन वेरी सिंपल लैंग्वेज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि व्हाट इज द बुद्धिस्ट टर्म यूज्ड फॉर डेड बॉडी प्रिजर्वेशन. ठीक है,
तो गाइस जो डेड बॉडी प्रिजर्वेशन होती है उसमें जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो एक पर्टिकुलर टर्म यूज करते हैं इस थिंग को, जिसको हम बोलते हैं स्तूप। अगर आपने देखे भी हो बौद्ध धर्म के जो भी टेम्पल्स वगैरह बने होते हैं, बुद्धिस्ट टेम्पल, वहां पे जो स्तूप काइंड ऑफ चीज होती है वो डेड बॉडी प्रिजर्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। और स्तूप के साथ साथ एक और वर्ड यूज किया जाता है अवशेष। तो ठीक है, अवशेष एंड स्तूप आर द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दैट वुड यू अंडरस्टैंड बाय द डॉक्ट्राइन इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइस डॉक्ट्राइन इन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था इन केशवानंद भारती केस 1973। तो ये चीज आपको जान लेना बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो डॉक्ट्राइन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका मतलब ये होता है it basically refers to the principle established by the Indian judiciary। जो भी principles इंडियन जुडिशरी ने लागू करे हैं, बनाए हैं, उन सब चीजों से रिलेटेड है। और कुछ कोर प्रिंसिपल्स भी हैं, कुछ फीचर्स भी हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के इनवायलेबल है और दैट कैन नॉट बी अमेंडेड या फिर ऑल्टर्ड, मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वाला चीज कहलाता है डॉक्ट्राइन इन कॉन्स्टिट्यूशन। Next question, the one who has dash are called marginal workers। तो guys before telling you this let me just clear it up for you। दो तरह के वर्कर्स होते हैं, ठीक है। एक तो आपके हो गए जो मेन वर्कर्स होते हैं, जो फुल टाइम वर्कर्स होते हैं। उसके अलावा कुछ मार्जिनल वर्कर्स होते हैं। अब बेसिक डिफरेंस क्या है बिटवीन द मेन वर्कर एंड द मार्जिनल वर्कर इज अ टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज फॉर देम 183 डेज इन ईयर। तो जो बेंचमार्क है जो सेट कर रखा है वो है आपका 183 डेज इन अ ईयर, जिसमें जो मेन वर्कर होता है वो एक ऐसा बंदा होता है जो कि किसी भी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव काम में एंगेज है फॉर एटलीस्ट 183 डेज इन अ ईयर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मार्जिनल वर्कर की कि मार्जिनल वर्कर कौन हो गया। तो गाइस मार्जिनल वर्कर जो होते हैं दे आर वन हु एंगेज देमसेल्व्स इन ओनली इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव वर्क फॉर लेस देन 183। तो बस इतना सा ही डिफरेंस है, ठीक है। जो कि 183 दिन से कब में आ गए वो मार्जिनल वर्कर्स हो गए, लेकिन 183 डेज को कंप्लीट कर लिया है इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव काम करके, तो वो मेन वर्कर हो गए। ठीक है, तो यस 183 डेज इन अ ईयर। Next question, who was the chairman of the Indian National Congress, which is popularly known as INC? इन द ईयर 1905। तो गाइज जैसे कि हम सब जानते हैं जो ये नेशनल कांग्रेस अधिवेशन जो हुए थे काफी सालों तक हुए थे और काफी इनकी अलग अलग ईयरली मीटिंग्स भी हुई थी, कॉन्फ्रेंसेस भी हुए थे। तो जिसमें गाइज जो अलग अलग जितने भी ये जो इवेंट्स हुए थे ऑर्गेनाइज जो किए गए थे उसमें अलग अलग इवेंट की अलग अलग लीडरशिप निभाई गई थी अलग अलग लीडर्स के द्वारा, जो कि उस अधिवेशन के लीडर कहो या नेता कहो या फिर आप चेयरपर्सन कहो, चेयरमैन कहो, यू कैन गिव एनी ऑफ द नेम टू देम। तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आज आपको पूछा था 1905 की जो लीडरशिप थी यानी अध्यक्षता वो किसने करी थी। तो गाइस जो 1905 का जो चेयरमैन था वो था गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नाउ दैट गाइज 1905 का पूछा है तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलग जो अलग काफी सारे जो अलग अधिवेशन हुए थे उसके बारे में भी जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि यू नेवर नो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कब पूछ लिया जाए, राइट। सो बात करते हैं 1885 का जो हुआ था ये आईएनसी अधिवेशन जो हुआ था। तो गाइज वो कहाँ हुआ था, वो मुंबई में हुआ था, यानी कि बम्बई, उस समय में वो मुंबई बम्बई था। और डब्ल्यू सी बैनर्जी जो थे वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और प्रथम सत्र में 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। तो ये चीज हो गई 1885 वाले अधिवेशन से रिलेटेड। 1886 का जो अधिवेशन था वो कैलकाटा में हुआ था। दादा भाई नारोजी जो थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी और इसका राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय सम्मेलन इसका मेन चीज आप कह सकते हैं, एक हाईलाइट रहा था। 1887 की बात करें तो गाइज मद्रास में हुआ था। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो उसके उस टाइम पर चेयरपर्सन थे और इसका जो मेन हाईलाइट था वो था मुसलमानों से अन्य राष्ट्रीय नेताओं से हाथ मिलाने की अपील करना, वो इस अधिवेशन का मेन मोटो था। 1888 का जो हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूल ने उसका अध्यक्षता करी थी और प्रथम अंग्रेज राष्ट्रपति इसी अधिवेशन के दौरान बने थे। 1896 की बात करें तो कलकत्ता में हुआ था। रहीमतुल्लाह एम
सयानी जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है वो सबसे पहली बार 1896 का जो अधिवेशन था उसमें ही गाया गया था। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू आईएनसी। अब देख लेते हैं 1906 का। तो गाइज 1906 का जैसे मैंने आपको बताया कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नारोजी ने अध्यक्षता करी थी। और जो स्वराज शब्द था ना गाइज उस शब्द का सबसे पहली बार जो एक होता है ना कि पॉइंट उठना उल्लेख करना वो ये 1906 का जो आपका अधिवेशन था उसमें हुआ था। फिर 1907 का देख लेते हैं। 1907 का सूरत में हुआ था। रास बिहारी घोष जी इसकी अध्यक्षता करे थे। पार्टी उग्रवादियों और उदारवादियों में विभाजित हो गई थी इस पर्टिकुलर अधिवेशन के दौरान। फिर अगले साल 1908 का आया जो कि मद्रास में हुआ। अगेन रास बिहारी घोष जो थे उन्होंने अध्यक्षता करी और जो पिछला सत्र था वो जारी कर दिया था। 1909 का गाइस काफी इंपॉर्टेंट है। 1909 के अधिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अच्छे से याद कर लेना। जो कि आपका लाहौर में हुआ था। मदन मोहन मालवीय जो थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी इसके ही दौरान आया था। ठीक है। इसके अलावा 1911 का जो आया था वो कैलकाटा में हुआ था। बिशन नारायण धर जो थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट इस अधिवेशन से रिलेटेड ये है कि जो हमारा नेशनल एंथम है, ठीक है, जन गण मन, वो सबसे पहली बार इसी अधिवेशन के दौरान गाया गया था। ठीक है। अगला है 1916 का। तो गैस जो 1916 का हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। और अंबिका चरण मजूमदार जो थी उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। गाइज इस 1916 के अधिवेशन में लखनऊ समझौता जो था ना वो मेन हाईलाइट बना था। लखनऊ समझौता इसी के दौरान किया गया था। जो मुस्लिम लीग के लोग थे उनके साथ संयुक्त अधिवेशन किया गया था। 1917 की अगर हम बात करें तो वो कलकत्ता यानी कैलकाटा में हुआ था। और एनी बेसेंट जो थी उन्होंने इसकी लीडरशिप की थी उस दौरान। और 1847 से 1933 ये जो है ये एनी बेसेंट का आप कार्यकाल देख सकते हैं। एनी बेसेंट जो थी गाइस वो कांग्रेस की, ठीक है, ध्यान रखना, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी इस 1917 के अधिवेशन के दौरान। तो गाइस ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये अच्छे से चीज याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो उसका नाम है एनी बेसेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कॉजेज विच डिजीजेस। तो गाइस जैसे कि हम सब जानते हैं विटामिन आर वेरी 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 क्रूशियल फॉर एनी ह्यूमन बॉडी। और विटामिन की अगर हम बात करें तो गाइस विटामिन से रिलेटेड वीडियो जो है वो भी चैनल पर अवेलेबल है। आप उसको सर्च करो, देखो, आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। आई कैन प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन या फिर मैं आई बटन में शेयर कर दूंगी या जो वीडियो के एंड में 2 वीडियो सजेशन आते हैं मैं वहां आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन गाइस, जो विटामिन के होता है उसकी जो डेफिशिएंसी होती है वो काफी सारी चीजों में रोल प्ले करती है। जैसे कि ब्लीडिंग होना, ठीक है, नंबर 1 ब्लीडिंग है, क्लॉटिंग होता है, वो चीज है। पुअर बोन डेवलपमेंट, आपकी बोन डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी। जो ओस्टियोपोरोसिस होता है वो भी विटामिन के की कमी के कारण होता है। जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होती हैं वो भी विटामिन के की कमी के कारण होती है। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट और वेरी क्रिटिकल आप कह सकते हैं डिजीजेस that are caused due to lack of vitamin K in a human body. अब गाइस विटामिन के जो होता है ना वो दो तरह का होता है। ठीक है। देर आर टू मेन काइंड ऑफ विटामिन के, जिसमें विटामिन के 1 होता है और विटामिन के 2 होता है। दीज टू आर द मेन टाइप्स ऑफ विटामिन के। विटामिन के 1 जो होता है जिसको फाइलोकिनॉन बोला जाता है, जो कि प्लांट बेस्ड चीजों से आता है। ठीक है, विच कम्स फ्रॉम प्लांट्स, जो कि आप लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं जैसे कि स्पिनच हो गया, ठीक है, द मेन source of iron, ठीक है, a very crucial source of iron which is spinach। ठीक है, स्पिनच हो गया, केल हो गया, इनके अंदर विटामिन के 1 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो अगर किसी को विटामिन के की डेफिशिएंसी है सो ही और शी शुड कंज्यूम स्पिनच एंड केल। अब बात करें विटामिन के 2 की, तो गाइस जो विटामिन के 2 होता है साइंटिफिकली इट इज कॉल्ड मेनाक्यूनॉन। ठीक है,
ये जो होता है ये नेचुरली बनाया जाता है इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड वर्क्स सिमिलरली टू K1। ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया विटामिन के जो होता है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कोएगुलेशन, जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग के नाम से जानते हैं कॉमनली। ठीक है। तो आई होप दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो अच्छे से समझ लो, अच्छे से याद कर लो, एक एक चीज अच्छे से रट लो। विटामिन के1 और के2 के ये जो साइंटिफिक नाम बताया ना मैंने, ये भी अच्छे से देख लेना, क्योंकि पूछा जाएगा तो फिर सोचोगे यार कौन सा के1 है कौन सा के2 है। के2 को तुम फाइलोकिनोन कर आओगे या फिर के1 को तुम मिनाकिनोन कर आओगे, फिर बोलोगे बताया नहीं। ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रख लेना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो अनाहत सिंह है वो किस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो गाइज बात करें अनाहत सिंह की, तो गाइज ही इज अ इंडियन स्क्वॉश प्लेयर, और वो स्क्वॉश जो गेम होता है उससे रिलेटेड है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गाइस घराने से रिलेटेड भी भाई बहुत बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं। लेट मी जस्ट टेल यू दिस। ओके। तो घराने से रिलेटेड भी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, देख देख लेना, मैं लिंक दे दूंगी। ठीक है। तनरस खान जो है वो किस घराने से बिलोंग करते हैं, तो गाइस दिल्ली घराना इज द करेक्ट आंसर। अब जो बात करें जो दिल्ली का जो घराना है, दिस वाज रिप्रेजेंटेड बाय whom? तो जो दिल्ली का घराना है दिस वाज रिप्रेजेंटेड बाय तनरस खान, एक तो नंबर वन, और दूसरा है शब्बू खान। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं व्हेनेवर इट कम्स टू दिल्ली घराना का चीज याद आता है, तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं। बात करें तनरस खान की, तो उन्होंने एक म्यूजिकल ट्रेनिंग जो थी, उनकी जो म्यूजिकल ट्रेनिंग थी वो उन्होंने रिसीव करी थी बाय द लास्ट मुगल किंग बहादुर शाह जफर कोट म्यूजिशियन कुतुब बख्श। ठीक है। कुतुब बख्श, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। तनरस खान जो कि दिल्ली घराना से बिलोंग करते हैं, फिर वो अपनी म्यूजिक की जो लाइन थी उन्होंने पकड़ी और आगे बढ़े, और यस ही वेंट ऑन टू बिकम द कोर्ट म्यूजिशियन टू द महाराजा ऑफ पटियाला, फिर वो उनके लिए गीत गायन किया करते थे। Okay, next question. Which Kuchipudi dancer was given the Best Choreographer Award in the year 2022? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है संध्या राजू। ठीक है। जो कि कुचिपुड़ी डांसर है, जिनको जुलाई 29 2022 को ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स के द्वारा ये नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था। बात करें कुचिपुड़ी डांसर जो ये संध्या राजू है, शी इज अ एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, जिनको बेस्ट कोरियोग्राफी अवार्ड मिला था 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो हुए थे उसमें। ठीक है। अगर जब उनसे पूछा गया कि वो इस चीज को किस तरह से रिकॉग्नाइज करती हैं, तो वो बोलती हैं दिस इज जस्ट sort of validation for my work that I have done. So yes, 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में संध्या राजू को अवार्ड मिला था। नेक्स्ट पूछा गया था ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं भाई। अब गाइज ये भी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। दिक्कत तो यही है आप लोग देखते नहीं हो यार, चैनल पे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डाल रखे हैं हम लोगों ने सो दैट आपकी हेल्प होती रहे, बट यू गाइज डोंट वॉच देम। ठीक है। वॉच करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, तभी तो हमें पता चलेगा दैट यू गाइज एक्चुअली गोइंग थ्रू द कंटेंट प्रोवाइडेड बाय अस ऑन द चैनल। तो बात करें नदियों की और उनकी ट्रिब्यूटरीज की, तो उससे रिलेटेड वीडियो भी अवेलेबल है, देख लेना। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपसे ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज पूछी गई थी। सो गाइज बिफोर टेलिंग यू द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, मैं एक चीज बताना चाहूंगी, ओरिजिन, जो कि बहुत बार पूछा जाता है बहुत सी नदियों का, इसीलिए बहुत जरूरी है आपको पता होना। तो बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर के ओरिजिन की, तो गाइज वो कहाँ से शुरू होता है, तो हेयर इज द आंसर। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर जो है, जो कि कैलाश रेंज का है, कैलाश रेंज ऑफ हिमालय से, वहां से इस ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन स्टार्ट होता है, जो कि मानसरोवर लेक के पास में है। और गाइस इस कैलाश रेंज ऑफ हिमालय की हाइट भी याद कर लेना, क्योंकि पूछी जा सकती है, 5150 मीटर। अब ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो भारत में कहाँ से आती है, तो गाइज वो भारत में एंटर करती है थ्रू अरुणाचल प्रदेश। तो इसको आप याद रख लो, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से आ गई, और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नहीं बोलते। ठीक है। वहां पे बोलते हैं दिहाग, दिहांग। ठीक है। दिहांग नदी वहां के लोगों के लिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो दिहांग नदी है। फिर ब्रह्मपुत्र जो है हैज द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया इन तिब्बत, सबसे ज्यादा जो है ना उसका एरिया जो कवर करती है वो तिब्बत में है।
जो कि है आपका 2,93,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया, जो कि तिब्बत, सिर्फ अलोन तिब्बत में इसका मौजूद है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखना। अब बात कर लेते हैं ट्रिब्यूटरीज की। तो गाइस शॉर्ट है, सिंपल है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उनको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका नॉर्दर्न बैंक ट्रिब्यूटरीज, और दूसरा है आपका मतलब जो नॉर्दर्न बैंक का हो गया वो तो लेफ्ट बैंक हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट बैंक नॉर्दर्न बैंक ट्रिब्यूटरीज, जो सदर्न बैंक का है वो होगा आपका राइट बैंक, तो राइट बैंक सदर्न बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब इन दोनों को इंडिविजुअली देख लेते हैं। तो गाइज अगर नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज की मैं बात करूं तो उनमें कुछ नदियां आती हैं, जैसे कि सुभासिरी, रोंग नदी, डिकरोंग, बुरोए, बोरगोंग, जिभारली एंड दंसारी। तो ये जो सारी है ये नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। इसी के साथ साथ जो सियांग नदी है, पुथीमारी है, मानस है, बेकी है, आय है, संकोश है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज, ये तो नॉर्थ बैंक हो गई। अपार्ट फ्रॉम दीज कुछ साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि नोआ देहिंग, बुरी देहिंग, देसांग, दिखाओ, बोगरदोए, धनसिरी, कोपिली, कुलसी, कृष्णाय, धंधनोय एंड झिंझी रन। तो ये हो गई आपकी सारी ट्रिब्यूटरीज के नाम है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के। एक एक नाम इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। ओके अब गाइस ब्रह्मपुत्र की बात करें तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जब हमने उसको देखा कि भाई अरुणाचल में वो क्या कहलाती है, दिहांग नदी कहलाती है, ठीक है। तो इसी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी को है ना, उसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तिब्बत में जहाँ पे सबसे ज्यादा एरिया कवर करती है, वहां पे इसको यार्लुंग के नाम से जाना जाता है, सांपो के नाम से जाना जाता है, त्वसंगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चीन यानी कि चाइना में इसे यालू स्वांग पू चियांग या फिर यरलुंग जैंगबो जियांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल, जो कि अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, वहां इसको लोग दिहांग के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में इसे जमुना नदी कहते हैं। असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। तो गाइज दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत की पॉइंट्स हैं अरुणाचल, सॉरी, ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड, याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू एमपीआई यानी कि मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2023, विच यूनियन टेरिटरी हैज द लीस्ट परसेंटेज ऑफ पीपल कमिंग अंडर मल्टी डायमेंशनल पावर्टी। तो गाइज जो लीस्ट, यहाँ पे मैंने दोनों चीज आपको बताया है। लीस्ट का पूछा जाए तो गाइज पुडुचेरी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट का पूछा जाए तो दादरा एंड नागर हवेली, एज सिंपल एज दैट, कंफ्यूज होना ही नहीं है, ठीक है। अब गाइज बात करते हैं एमपीआई की। तो गाइज इंडिया ने ना एक बहुत ज्यादा रिमार्केबल रिडक्शन आप कह सकते हो एमपीआई वैल्यू में फेस करा है। और जो हेड काउंट रेशियो है 2015-2016 से लेके 2019-21 का, वो भी काफी, इसमें काफी अपने रिडक्शन देखने मिला है एज पर द सर्वे रिपोर्ट, जो कि ऑब्वियसली यही बताती है कि कंट्री जो है वो सक्सेस पा रही है, कि उसने ऐसे कुछ मतलब एक्शन लिए हैं टू एड्रेस द मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ पॉवर्टी थ्रू मल्टी सेक्टोरल अप्रोच। वहां पर देखा गया है कि हाँ भाई, पावर्टी लाइन से थोड़ा उभर रहे हैं लोग, उसके ऊपर आ रहे हैं। अब बात करें गाइज कुछ ऐसी स्टेट्स की जिनमें नाम आता है उत्तर प्रदेश का, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने रिकॉर्ड कायम करा है किस चीज में, दे हैव बीन सीन स्टीपेस्ट डिक्लाइन देखा गया है यहाँ पे, जो एमपीआई पुअर्स हैं उनमें, ठीक है। मतलब स्टीपेस्ट एज एन आप देख सकते हो कि एकदम सडन और काफी इफेक्टिव चेंज देखा गया है। ऑलमोस्ट जब परपेंडिकुलर हो जाती है ना लाइन, तो ऐसी एक लाइन देखी गई है उनके चेंजेस में, अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग बात करें तो मतलब एक मेजर चेंज देखा गया है इन पर्टिकुलर स्टेट्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फुगड़ी से रिलेटेड गाइस, फोक डांस हो गए, फोक म्यूजिक हो गया, और कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म के कलाकार हो गए, कौन किससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड भी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, देख लेना, इंपॉर्टेंट है। फुगड़ी जो है वो किस स्टेट का डांस फॉर्म है, ये पूछा गया था। तो गाइस जो फुगड़ी होता है ना, बेसिकली वो कोंकण एरियाज जो महाराष्ट्र के और गोवा के हैं वहां किया जाता है।
और ये जो डांस है इट इज बिन डन बाय द फीमेल्स, यानी कि जो कोंकणी कम्युनिटी, कोंकणी समुदाय जो है उसकी जो औरतें होती हैं वो इस डांस को करती हैं। अगर आपसे पूछा जाए भाई कब ये डांस परफॉर्म किया जाता है, कब ये ओकेजन सेलिब्रेट करा जाता है, तो गाइस गणेश चतुर्थी हो गए और भी जो हमारे हिंदू फेस्टिवल के व्रत हो गए, व्रत वाले जो दिन होते हैं, उन दिनों में जो कोंकण कम्युनिटी की औरतें हैं वो फुगड़ी करती हैं। ठीक है, मेनली किस महीने में आता है? भाद्रपद में। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखना। ओके गाइस, अब क्योंकि हम गोवा की बात कर रहे हैं तो गोवा के राज्य के अन्य लोक नृत्य देख लेते हैं, जिसमें नंबर 1 देखनी, 2 है दशावतर, ढालो, धनगर नृत्य, गोफ कुनुबी, घोड़े मोदनी, ये कुछ इसी तरह के हैं। और जो वीरभद्र है, वीरभद्र जो है ये आपका गोवा में खेला जाने वाला एक बहुत पारंपरिक खेल है। और जो रोमता मेल है वो भी आपके गोवा में होने वाला ही एक बहुत ऑस्पिशियस आप कह सकते हैं त्योहार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेडरल सिस्टम? तो गाइस फेडरल सिस्टम से रिलेटेड सारी चीजें फाइनेंस कमीशन देखता है। हु रोट द बुक अमृत और विश? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बुक हो गई, नॉवल हो गई, मैगजीन हो गई, बायोग्राफी हो गई, ऑटोबायोग्राफी हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। तो इससे रिलेटेड सारे वीडियो जो चैनल पे दे रखे हैं सब देख डालो, सब याद कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमृत और विष जो है ये अमृतलाल नागर जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि 1946 में उन्होंने लिखी थी। एंड बात करें कि अमृतलाल नागर जो है उनके अचीवमेंट की, सो गाइस ही इज द पर्सन जिनको इस किताब के लिए, अमृत और विष के लिए 1967 राइट 1967 में अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था इस पर्टिकुलर नॉवल के लिए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉर्थ साउथ गैलरीज, जिसको गलियारा बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में आप उसको कॉरिडोर भी बोल सकते हो। तो गाइज ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर होता है वो कौन सी मेजर सिटीज को कनेक्ट करता है? तो गाइज ये जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ये बहुत ही बड़े आप कह सकते हो लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, जो कि अभी इंडिया में चल रहे हैं, दे आर अंडर वे। अब बात करें या एनएचडीपी के द्वारा, अकॉर्डिंग टू एनएचडीपी यानी कि नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इट इज द सेकेंड फेज ऑफ द एनएचडीपी and involves the construction of 4 6 lane highways spanning 7,300 kilometers connecting श्रीनगर। तो ये किन किन स्टेट्स को कनेक्ट करता है वो यहाँ पे बताया गया है, तो आप देख सकते हो श्रीनगर, कन्याकुमारी, कोची, पोरबंदर एंड सिलचर एट अ कॉस्ट ऑफ 12.317 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि 1999 की प्राइसेस के अकॉर्डिंग है क्योंकि तब वो बना था। अब मार्च 2018 तक 6,875 kilometers out of the 7,142 kilometer project have been completed. Okay, जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर कॉरिडोर का, इस कॉरिडोर का वो है टू एक्सपैंड द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेटवर्क एंड इंश्योर कनेक्टिविटी टू पोर्ट्स। तो ये जो कॉरिडोर्स होते हैं उनका मेन रीजन क्या होता है बनाने का वो आपको यहाँ पर बताया गया है। Additionally, it aims to link major construction, commercial and cultural centers. जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो कि सॉरी इट विल रन फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई। ठीक है, वो दिल्ली चेन्नई को कनेक्ट करेगा। वाइल जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है आपका विल कवर लोकेशंस बिटवीन हावड़ा एंड मुंबई। ठीक है, एस्टिमेट की बात करें, इनिशियल जो एस्टिमेट था दैट इंडिकेट्स बोथ द कॉरिडोर स्पैनिंग अप्रोक्सीमेटली 3,500 किलोमीटर्स, जो कि कॉस्ट करेगा एटलीस्ट 35,000 करोड़ रुपी। हाउएवर फंडिंग की बात करें तो जो फंडिंग मेथड्स इन प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होते हैं दे आर स्टिल बीइंग वर्कड आउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है इज प्लेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो गाइज ये जो मैच आप कह सकते हो जो खेला जाता है ये बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाता है। और ये जो है ये एक इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट ट्रॉफी है। और बात करें इसके नाम की कि इसको भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नाम कैसे दिया दिया गया, तो ये दो जनों के नाम पे रखा गया था, जिसमें हमारे एक्स इंडियन कैप्टन सुनील गावस्कर जी हैं और एक्स कैप्टन एलन बॉर्डर है। इन दोनों के नाम में से यहाँ से ले लिया गावस्कर, यहाँ से ले लिया बॉर्डर,
और बन गया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी विच इज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। बात करें इसकी जो फर्स्ट एडिशन खेली गई थी तो गाइज वो 1996-97 में खेली गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक रन बनाने वाले जो कैंडिडेट ओ सॉरी जो क्रिकेटर थे वो थे सचिन तेंदुलकर विद अ रन ऑफ 3235। विकेट की देखें कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक विकेट किसने लिए थे, तो गाइज अनिल कुंबले इज द करेक्ट आंसर 105 विकेट्स के साथ। तो ये भी इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो वेल्थ टैक्स होता है और जो गिफ्ट टैक्स होता है उनको पेपर टैक्स क्यों बोलते हैं। तो गाइज रीजन यही है कि दे आर वाइडली नॉट एनफोर्स्ड एंड आर ऑफन इवेडेड बाय द टैक्स पेयर्स, दिस इज द रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड पेपर टैक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अगेन एक प्रोग्राम से रिलेटेड है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2023 was inaugurated by whom? सो गाइज 10th ऑफ अप्रैल 2023 को जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने इनॉग्रेट करा था वीवीपी यानी कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। कहाँ किया था? किबिथु विलेज में, जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रख लेना। और जो होम मिनिस्टर अमित शाह हैं उन्होंने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किबिथु में किया था, वो तो अभी हमने देख ही लिया, विच इज अ रिमोट विलेज लोकेटेड इन एल्टीट्यूड ऑफ 9000 फीट अबव द सी लेवल नियर द इंडिया चाइना बॉर्डर इन अरुणाचल प्रदेश। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटल ऑफ खानवा वाज फॉट बिटवीन whom? तो गाइस यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर लो, was fought। ठीक है, सो बात करें बैटल ऑफ खानवा की, सो इट वाज फॉट बिटवीन मुगल बादशाह बाबर एंड राणा सांगा। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है, जिसमें जो राणा सांगा थे वो मेवाड़ के राजा थे। और ये जो बैटल हुआ था ये 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था। इस बैटल को खानवा विलेज में लड़ा गया था, दिस इज द रीजन व्हाई इसको बैटल ऑफ खानवा नाम दे दिया गया। ये जो खानवा विलेज है ये आगरा से कुल 35 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड यस, दिस इज द रीजन वाई इसको बैटल ऑफ खानवा नाम दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है गाइज -1.6 बाय इंटू 10 या 10 - 19 C, जो कि C जो है वो रिप्रेजेंट करता है कोलंबस, और जो उसका सिंबल होता है वो होता है ई, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होता है वो होता है ई। अब बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो वो जे थॉमसन ने 1897 में डिस्कवर किया था। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ पुष्यमित्र शुंग? तो गाइज जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र में, तो पाटलिपुत्र इज द करेक्ट आंसर। और ये जो पुष्यमित्र शुंग थे, ही वाज द ओरिजिनेटर ऑफ शुंग वंश, मतलब आप कह सकते हैं कि शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। और बात करें गाइज कुछ और रूलर्स की जिन्होंने शुंग वंश पे राज किया था, उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें अग्निमित्र हुए, भगभद्र हुए और देवभूति हुए। ये तीनों नाम बहुत जरूरी है, आप याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, काला घोड़ा कला महोत्सव जो है ये किस स्टेट में मनाया जाता है? तो गाइज ये मुंबई महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। और कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार हैं कि ये एक 9 दिवसीय फेस्टिवल यानी कि 9 डे फेस्टिवल है, जो कि फरवरी के मंथ में हर साल मनाया जाता है। बात करें इसकी शुरुआत कब होती है, तो गाइज इट बिगिंस ऑन द फर्स्ट सैटरडे एंड एंड्स ऑन द सेकेंड संडे, दूसरे संडे को खत्म होता है। और ये जो महोत्सव है ये सबसे पहली बार जब सेलिब्रेट हुआ था तो वो हुआ था 1999 में। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट गाइज इंग्लिश के क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपको एब्सेंस की करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई थी। तो द स्पेलिंग गिवन हियर इज द करेक्ट वन। तो एब्सेंस की आपको स्पेलिंग पूछी गई थी। एंटोनिम पूछा गया था प्रिजमेबल, प्रिज्यूमेबली, ओके, प्रिज्यूम कर लेना। ठीक है, तो इसके कुछ एंटोनिम इस प्रकार हैं, इम्प्रॉबली, क्वेश्चनेबली, अनसर्टेन, अनलाइकली और डाउटफुली। ये कुछ एंटोनिम्स हैं प्रिज्यूमेबली के। ईडीएम की बात करें तो ईडीएम आपको पूछा गया था बरी द हैचेट का मतलब पूछा गया था। तो गाइस बरी द हैचेट का यूजुअली जो मतलब होता है तो उसका मतलब होता है टू मेक पीस, मतलब जो लड़ाई झगड़ा है उसको खत्म करो, पास में जो कुछ हो गया उसको खत्म करो, टू मेक पीस, सेटल अ डिसएग्रीमेंट और रिजॉल्व एंड आर्ग्यूमेंट।
दैट्स इट गाइस, दोज वर द वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस एंड इंग्लिश क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि 21 अक्टूबर के आपके फर्स्ट शिफ्ट के एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड, because we do come up with we do come up with such informative videos almost daily on our channel. ठीक है, वीडियो को जल्दी से देख लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो, अपने सारे फ्रेंड्स को, परिवारजनों को, यारों दोस्तों सबको भेज दो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स।